हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में, जिसमें मेनली हम लोग 4 टाइप्स देखे थे: एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स के बारे में। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होता है? ये एक तरह का नॉन एक्साइटेबल सेल होता है जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करता है। मीन्स ये एक तरह का सपोर्टिव सेल्स भी है। ठीक है, और इसमें क्या क्या देखे थे? 4 टाइप्स देखे थे और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी देखे थे: यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी देखे थे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी देखे थे। ठीक है, और एफरेंट इफरेंट नर्व भी देखे थे। एफरेंट नर्व क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन को ही हम लोग एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, और इफरेंट न्यूरॉन क्या को बोलते हैं? जो सिग्नल लेके आता है मोटर न्यूरॉन को ही इफरेंट नर्व बोलते हैं। ये सब देखे थे, और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें हम इम्पल्स जनरेशन और इम्पल्स कंडक्शन के बारे में और ट्रांसमिशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, ये वाला पार्ट हो गया एक्सोलेमा वाली पार्ट, और ये हो गया एक्सोलेमा के बाहर, मतलब इन्वायरमेंट वाली एरिया हो गया, और ये हो गया एक्सोन वाली पार्ट जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एक साइड का बनाया हुआ है, इधर साइड का नहीं बनाए हैं, तो सेम फंक्शन है। ठीक है, तो मैं एक साइड का बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। इधर भी बनाऊंगी तो एकदम होच पोच हो जाएगा, तो और वैसे भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोग ट्राई कीजिए कि इसमें समझें। पूरी जो एक्सोलेमा वाली पार्ट, एक्सोलेमा में जो एक्सोलेमा एक तरह का मेम्ब्रेन है जो कि एक्सोन में पाया जाता है। एक्सोन में जो फंक्शन होता है, पूरे एक्सोन में जो फंक्शन होता है वही बताने वाली हूँ अभी। ठीक है, आप लोगों को तो देखिए, अभी ये पोलराइजेशन रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग स्टेज मतलब कि इसमें कोई सिग्नल या कोई इम्पल्स अभी नहीं आया हुआ है। क्या बोला मैंने? कोई इम्पल्स या कोई सिग्नल अभी इसमें नहीं आया हुआ है। सिग्नल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रहा है? अभी रेस्टिंग स्टेज में है। यहाँ लिखा हुआ भी है पोलराइजेशन और रेस्टिंग स्टेज करके। ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली पार्ट हो गई। अंदर के एरिया को क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब ये पूरे क्या है? रेस्टिंग स्टेज में है, और ये अंदर की ओर माइनस चार्ज ज़्यादा है और बाहर की ओर प्लस चार्ज ज़्यादा है। माइनस चार्ज को बोलते हैं एनायन और प्लस चार्ज को बोलते हैं केटायन। ठीक है, मीन्स अंदर की ओर एनायन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू केटायन, और मेम्ब्रेन के बाहर क्या ज़्यादा है? मेम्ब्रेन के बाहर केटायन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनायन। ठीक है, अब जैसे ही सिग्नल आता है, सिग्नल कहाँ से आएगा? सिग्नल आएगा डेंड्राइट से, दूसरे न्यूरॉन से। कहाँ से आएगा? डेंड्राइट्स में आएगा, डेंड्राइट से साइटोन में आएगा, साइटोन से फिर एक्सोन में आएगा। एक्सोन से सिग्नल आने के बाद, एक्सोन में जैसे ही सिग्नल आता है, इम्पल्स जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। इम्पल्स जनरेशन कैसे स्टार्ट होगा? क्योंकि आयन का एक्सचेंज होता रहेगा। पोटेशियम आयन बाहर जाता जाएगा और सोडियम आयन अंदर की ओर आता जाएगा। सॉरी, सोडियम है ना ये। सोडियम आयन अंदर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर आता जाएगा, और पोटेशियम आयन जो है एक्सोलेमा या मेम्ब्रेन के बाहर की ओर जाता जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पल्स जनरेशन। क्या बोलते हैं? इम्पल्स जनरेशन। आयन जो एक्सचेंज हो रहा है ना, अब यही आयन एक्सचेंज आगे होता जाएगा। अब यहाँ हो रहा है, अब ये आगे भी होता जाएगा। ठीक है, तो ये आगे पूरा होता जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंडक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन, मीन्स कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ये क्या हो रहा है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो गया, क्योंकि कंटिन्यू आगे आगे बढ़ता जा रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ये जब दूसरे न्यूरॉन में, सेम प्रोसेस, ये जब दूसरे न्यूरॉन में जाता है
अभी इसी न्यूरॉन में है, ये जब दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन कहलाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का ट्रांसमिट होना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इम्पल्स जनरेशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है और ट्रांसमिशन क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सिग्नल जैसे आया या इम्पल्स जैसे आया, क्या होगा, ये होगा आयन एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। इसी आयन एक्सचेंज स्टार्ट को क्या बोलेंगे, इम्पल्स जनरेशन। यही आगे और बढ़ता जाएगा, आगे और बढ़ता जाएगा, उसको आगे और बढ़ता गया, पूरे एक्सोन में फैला, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन। अब ये एक एक्सोन है, अब यही दूसरे एक्सोन में जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, और पूरा जा रहा है वो ट्रांसमिशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। और जो सिग्नल आया उसको क्या बोलेंगे, जब एक्टिव हो गया, आयन का एक्सचेंज होने लगे, उसको क्या बोलेंगे, इम्पल्स जनरेशन। ठीक है, अब इम्पल्स जनरेशन हो गया, अब क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिशन या सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके का हो सकता है, मतलब कई तरीके का हो सकता है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि वो अपने आप अपना रास्ता खुद बना ले और सिग्नल को ट्रांसफ़र कर जाए। ठीक है, बट कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको चैनल की ज़रूरत होती है। चैनल मीन्स रास्ता ढूंढ देने की, रास्ता हम ढूंढ के देते हैं, ऐसे चैनल्स की ज़रूरत होती है जिसको हम चैनल्स बोलते हैं, फैसिलिटेटेड चैनल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। हम लोग पढ़े थे सेल में डिफ्यूजन के पार्ट, जिसमें क्या क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे सिंपल डिफ्यूजन, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक क्या पढ़े थे, माइटोसिस, जिसमें हमको एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती है, मतलब फैसिलिटेटेड में भी एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इनका आयन का ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें भी सेम हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें चैनल की ज़रूरत पड़ रहा है, तो क्या होगा, वो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो क्या होगा, आयन जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही क्या आया था, सिग्नल आया था, तो क्या हुआ था, इम्पल्स जनरेशन हुआ था, और आगे बढ़ा वो क्या कहलाया, कंडक्शन कहलाया। वही एक जोन के दूसरे एक जोन में जाएगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो मैंने क्या बोला, एक पैसिव ट्रांसफ़र होता है, एक फैसिलिटेटेड ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। अब कुछ एक पंप ऐसा होता है जिसको एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होता है, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कराना होता है, ट्रांसफ़र कराना होता है, इसलिए पंप को जो है एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। देखिए इसमें क्या क्या है, ये चारों क्या है, लीकी चैनल है, ये भी चारों क्या है, लीकेज चैनल है, जो हमेशा लीक होता रहता है, लीकेज चैनल। ये दोनों क्या है, लीकेज चैनल है। ये क्या कर रहा है, सोडियम को पोटेशियम को अंदर सोडियम को अंदर ला रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, येलो वाला, ये क्या कर रहा है, सोडियम को अंदर ला रहा है, और ये क्या कर रहा है, पोटेशियम को बाहर ले रहा है। और ये चैनल जो है, ये एक सोडियम का है और एक है पोटेशियम का। ठीक है, ये उसी तरह ये एक सोडियम को ला रहा है अंदर, क्योंकि ये लीकी चैनल है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। लीकेज चैनल जो है कभी भी बंद नहीं होता है, ये ऑलवेज ओपन रहता है। ठीक है, ऑलवेज ओपन रहता है, हमेशा ये सोडियम और पोटेशियम को अंदर बाहर करता रहता है। ठीक है, और वोल्टेज गेटेड क्या होता है, वोल्टेज गेटेड तभी ओपन होते हैं जब एक स्पेसिफिक वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तभी ये ओपन होते हैं। ये मैं आगे चल के बताती हूँ कब ओपन होंगे ये। अभी देखिए, अभी भी क्या है, लीकेज चैनल जो है ओपन है। क्या है, लीकेज चैनल ओपन है, मतलब सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। यहाँ भी सोडियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है
इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाने का चांसेस रहता है। इसी इक्विलिब्रियम को मेंटेन मतलब क्या, इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो क्या होगा, इस सेल का फंक्शन खत्म हो जाएगा। सेल का फंक्शन खत्म हो जाएगा मतलब इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो करके हमारे पास एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि कंपनसेट करने का काम करता है। ये इसका काम क्या होता है, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है इन्वायरमेंट वाले एरिया में और 2 पोटेशियम को अंदर की ओर भेजता है। इसमें कितना एनर्जी की ज़रूरत होता है, 3 सोडियम बाहर गया, 2 पोटेशियम अंदर आया, तो इसमें 1 ATP खर्च होता है। 3 सोडियम बाहर भेजने और 2 पोटेशियम अंदर लाने में, 3 सोडियम बाहर भेजने में 2 पोटेशियम अंदर लाने में 1 ATP का खर्च होता है, 1 ATP यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यू आता है जाता है, आता है जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम का आना जाना लगा हुआ है। इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो करके क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप को ओपन होना पड़ता है। कब, जब ये कंटिन्यू चलता रहता है, इम्पल्स आया, क्योंकि ये जो है ये आना जाना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो करके ये सोडियम पोटेशियम आयन ओपन रहता है। ठीक है, अब इसका ये क्लोज भी होता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब इसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, तो अब इसको बताती हूँ। ठीक है, ये वोल्टेज गेटेज चैनल क्या है, वोल्टेज गेटेज चैनल है। ये बेसिकली तब ओपन होता है जब हमको डीपोलराइजेशन स्टेज या इम्पल्स को ट्रांसमिट करना होता है, तभी ये ओपन होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो हैं, ये एक तरह का नेगेटिव प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव प्रोटीन होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर अभी ज़्यादा पाए जा रहे हैं और मेम्ब्रेन के बाहर कम है। दिख रहा है हो आप लोगों को, यहाँ देखिए पोटेशियम बाहर जा रहा है और सोडियम अंदर आ रहा है। यहाँ भी पोटेशियम बाहर जा रहा है और सोडियम अंदर आ रहा है। इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ इसको भी ओपन कर दिया गया है। कंपनसेशन करता है ना कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों क्लोज है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। इसका मतलब ये है कि सोडियम अंदर आए जा रहा है और पोटेशियम बाहर जाए जा रहा है। ठीक है, मतलब ये कि सोडियम अंदर ज़्यादा है, सॉरी हाँ ठीक है, क्या है, सोडियम तो बाहर बहुत पाया जाता है। आप जितनों भी मेम्ब्रेन में डालो इन्वायरमेंट में, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम इतना ज़्यादा है कि आप जितना भी ज़्यादा मेम्ब्रेन में डालो कमी है। ठीक है, बाहर इतना ज़्यादा पाया जाता है, मीन्स बाहर हमको सोडियम आयन ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम आयन। बट मेम्ब्रेन के अंदर में क्या मिलेंगे ज़्यादा, पोटेशियम आयन ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन। ठीक है, अब यहाँ देखिए पोटेशियम पंप भी ओपन है, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है और 2 ATP को अंदर 2 पोटेशियम को अंदर ला रहा है। उसमें एक ATP जो है यूटिलाइज हो रहा है, 1 ATP दिख रहा है, और ये एक है -70 मेगावोल्ट, -70 मेगावोल्ट में है, मीन्स कि वो मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में है। यहाँ लिखा हुआ है RMP। RMP मतलब होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम डीपोलराइजेशन। रेस्टिंग स्टेज आप लोगों को समझ में आ गया है, मीन्स पोलराइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आ गया होगा, मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीपोलराइजेशन। So thank you so much.